और मैं तो ब्रज के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूँ। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जो महाराष्ट्र के प्रभारी भी हैं, आज हम इनसे जानना चाहेंगे रामगढ़ चुनाव को लेकर कि रामगढ़ चुनाव में कांग्रेस को भाजपा कमजोर क्यों समझ रही है और जीत के इतने बड़े दावे क्यों किए जा रहे हैं। देखिए, हम अपनी राजनीति जो है वो अपने मूल्य और एजेंडे पे करते हैं जी। हमने रामगढ़ में घूम करके लोगों का एक जनमत केस का विश्वास हासिल करा है जी। अपने कार्यकाल में भी हमने रामगढ़ में लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास किया है जी। चाहे गोविंदगढ़ और रामगढ़ में ट्रेन रुकवाना हो, रामगढ़ में आरओबी के लिए स्वीकृति करानी हो, एनसीआर फंड से सड़क पास करवानी हो और 66 से ज़्यादा गांव के छोटे छोटे विकास कार्यों को जिला परिषद, मेवात विकास बोर्ड, संसद निधि से करवाना हो और ईआरसीपी जैसे बड़े मुद्दे को रामगढ़ को डीपीआर में शामिल करवाना हो। ये सब काम करने के कारण जो हमारे में एक विश्वास आया है वो ये आया है कि वो हमारी टीम को वहाँ समर्थन देगी और हमारी टीम के साथ ही और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुखवंत सिंह जी को वहाँ से विजयी बनाएंगे जी। पार्टी इस समय एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है और पार्टी के सभी लोग एक होकर के एक मन से चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से रामगढ़ में पार्टी को विजय प्राप्त है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा सरकार ने बजट में ताबड़तोड़ घोषणा कर दी, लेकिन धरातल पर एक भी अभी कोई योजना आ नहीं पाई। कोई धरातल पे नहीं आती तो ये 66 काम पूरे होते क्या। इन पैसों की तो स्वीकृति भी स्थानीय स्तर पे गई है जी। तो कांग्रेस का ये कहना तो आरोप अपने आप में ही इसी तथ्य से गलत सिद्ध हो जाता है और योजनाएं तो समय लगने पर आती ही हैं। अब ट्रेन नहीं रुक गई क्या जी। तो चीजें तो हुई हैं लेकिन कांग्रेस को दिखता नहीं है। कांग्रेस कह रही है जिस मंच से भजनलाल शर्मा साफा बनवा के गए थे, आभार जता के गए थे ईआरसीपी को लेकर, लेकिन अभी ईआरसीपी से एक बूंद पानी रामगढ़ में नहीं आया है, जो सबसे पहले रामगढ़ में आना था। बांध बनेगा तभी तो पानी आएगा जी। पहले मध्य प्रदेश से तो समझौता ही वो लोग नहीं कर रहे थे जी। पानी देने वाले तो तय होंगे, फिर उसकी डीपीआर बनेगी, फिर योजना बनेगी। कांग्रेस क्या हवा में से पानी लाएगी जी। तो ये कार्यक्रम अपने तरीके से, अपनी नीति के तरीके से एक चरणबद्ध नीति की तरह चल रहा है। अभी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि अलवर से एक केंद्र में और एक राज्य में 2 वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, लेकिन 35 टाइगर लापता है और एक टाइगर की हत्या हो चुकी है। उनके तथ्य ठीक नहीं है। मैंने इसके लिए कमेटी बना दी है, कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा में हूँ और पूरा विषय मैं सामने रखूंगा। उनकी तथ्यों में कोई आधार नहीं है जी। अभी वो ये कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार प्रदूषण को लेकर कुछ नहीं कर रही है, जो कि जो एक्यूआई जो बढ़ रहा है उसको लेकर कुछ भी नहीं किया है और पूरी हवा प्रदूषित है। मैं उनको एनसीआर के आंकड़े पिछले 4 साल के आपके माध्यम से भेज देता हूँ, आप उनको पढ़ा देना, उनका उत्तर मिल जाएगा। अभी अलवर एनसीआर में है, ना तो यहाँ एनसीआर के सारे ऑफिस आ पाए हैं, ना ही एनसीआर का विकास हुआ है। पिछली बार पीयूष गोयल जी आए थे, जब भी ये मुद्दा उठा था, व्यापारियों ने उठाया था कि हमें एनसीआर से बाहर कीजिए, क्योंकि प्रदूषण को जो भी मामला होता है तो सबसे पहले पाबंदियां अलवर में लगती हैं। लगातार सबसे बात कर रहे हैं। अभी 250 करोड़ रुपए की सड़कें एनसीआर फंड से ही लाए हैं। हम सब व्यापारियों के साथ मिलकर के इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं जी। अलवर 3 भागों में बढ़ चुका है, 3 जिले बन गए हैं। अब यहाँ अलवर में सिर्फ सरिस्का बचा है, औद्योगिक विकास यहाँ बिल्कुल ठप पड़ा है एमआईए का। तो एमआईए का विकास और सरिस्का का कैसे बढ़ेगा? आपका कहना बिल्कुल सही है। एमआईए के लिए भी हम लोग बैठे हैं, सरिस्का को लेकर के मैंने रिव्यू मीटिंग भी करी है जी। और आपने देखा होगा राजस्थान सरकार के बजट में भर्तृ जी के लिए भी डीपीआर हम लोग लेकर के आए हैं, एलिवेटेड रोड के विषय को भी लेकर के आए हैं। यहाँ के होटल एसोसिएशन के साथ भी मैं बैठा हूँ और सरिस्का के विभिन्न विषयों को लेकर के हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। अभी आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए जो विकास योजना इसके बाद होगी मैं आपके सामने लेकर के। अभी जो सरिस्का में एलिवेटेड रोड बनना है 23 किलोमीटर का,
उसको लेकर अभी कोई धरातल पे काम शुरू नहीं हुआ है। उसको एनएचआई के पास भेजा है। एनएचआई के प्रपोजल की मंजूरी है, क्योंकि उसमें सर्वोच्च न्यायालय के भी कुछ निर्देश थे और कुछ प्रशासनिक बाधाएं लंबे समय से रुकी हुई थी, उनको दूर कराकर इसको हम जल्दी ही जमीन पे लाने का काम। अभी सर एक मुद्दा उठा है वक्फ बोर्ड वाला, वक्फ बोर्ड और मेवात विकास बोर्ड, तो ये जो बोर्ड है कि खत्म होने चाहिए। देखिए, वक्फ बोर्ड का तो सरकार नया कानून लेके आ रही है। वक्फ बोर्ड का नया कानून लाने के बाद तो देश में वक्फ बोर्ड नया आएगा ही। आज तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उस पर विचार कर रही है, क्योंकि विषय पार्लियामेंट की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रूप में है। उसकी रिपोर्ट संसद के अगले सत्र में रखी जाएगी और विस्तार के साथ सरकार वक्फ बोर्ड में जो आवश्यक परिवर्तन और संशोधन है उनको पूरा करने का काम कर रही है। मेवात विकास बोर्ड एक क्षेत्र विशेष के विकास के लिए है और मेवात विकास बोर्ड का पैसा बिना किसी भेदभाव के खर्च हो, इसको हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। तो ब्रज के मेवात के साथ ब्रज भी जुड़ना चाहिए। निश्चित रूप से पूरा ब्रज क्षेत्र जुड़ना चाहिए और मैं तो ब्रज के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूँ। जबकि तो सीएम साहब और हम जब साथ काम करते थे तो जो ब्रज की जो राजस्थान से जुड़ी हुई जो जगह है पूंछड़ी का लोटा जी, वहाँ पर गेट बनाने का और बाकी तो उस समय मैंने भी अपने संसदीय कोष से दिया था और उस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं तो खुद ही गोवर्धन जी की परिक्रमा लगातार करने वाले लोगों में हूँ, तो गोवर्धन जी के आशीर्वाद से यहाँ पर हम हैं, तो उसका विकास तो करेंगे। एक सर अंतिम सवाल है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है टोल की। एक टोल तो अलवर से निकलते ही है, जो भी नियमों में नहीं है क्योंकि वो शहरी क्षेत्र में है, और मतलब अलवर से लेके भरतपुर तक 5 टोल है 110 किलोमीटर एरिया में। जबकि अभी संसद में गडकरी जी ने भी घोषणा की है कि 60 किलोमीटर एरिया में कोई टोल नहीं होना चाहिए। तो हमें मेरे ध्यान में ये विषय लाया है, आचार संहिता हटने के बाद हम संबंधित प्रशासनिक विषयों पर चर्चा करेंगे। और एक सर एक वो और था, उन्होंने ये कहा था कि जो भी टोल है वो आसपास के एरिया के जो लोग हैं वो अपना आधार कार्ड दिखाकर अपना पास बनवा लें, लेकिन अभी तक ये धरातल पर कहीं भी कोई काम नहीं हुआ है। आप मेरे संज्ञान में विषय लाए हैं, इसको हम तुरंत संज्ञान में लेकर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।